जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां पिछले 18 सालों से किसी भी बच्चे की रोने की आवाज न सुनाई दी हो। एक ऐसी दुनिया जहां इंसानियत अपना आखिरी जन्मदिन मना रही है क्योंकि नई पीढ़ी का जन्म होना बंद हो चुका है। साल 2027 तक आते आते धरती एक कब्रिस्तान में बदल रही है जहां सबसे जवान इंसान की उम्र भी 18 साल है। लेकिन इसी मरती हुई दुनिया के बीच एक ऐसा चमत्कार होता है जो पूरी दुनिया की सरकार और क्रांतिकारियों के बीच एक खूनी जंग छेड़ देता है। एक ऐसी लड़की जो उस नामुमकिन चीज को मुमकिन कर देती है जिसका इंतजार पूरी कायनात कर रही थी। आखिर क्या है इस लड़की का राज और क्यों एक मामूली सा इंसान अपनी जान की बाजी लगा देता है इस नन्हे से करिश्मे को बचाने के लिए? चलिए जानते हैं आज की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में। कहानी की शुरुआत साल 2027 से होती है जहां दुनिया एक बहुत बड़ी त्रासदी से गुजर रही है। पिछले 18 सालों से इंसानियत की प्रजनन शक्ति खत्म हो चुकी है, यानी दुनिया में अब कोई भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा। इसी बीच टीवी पर खबर आती है कि दुनिया का सबसे कम उम्र का नागरिक, जिसकी उम्र महज 18 साल थी, उसकी मौत हो गई है। पूरी दुनिया इस गम में डूबी है क्योंकि वो इंसानियत की आखिरी उम्मीद की तरह था। भीड़ से भरे एक कैफे में खड़ा थियो इन खबरों से बेअसर अपनी कॉफी लेकर बाहर निकलता है। वो अब एक साधारण सरकारी कर्मचारी है जिसे दुनिया की तबाही से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही वो कैफे से चंद कदम दूर जाता है, एक जोरदार धमाका उस कैफे को उड़ा देता है। मौत को इतने करीब से देखकर थियो सन्न रह जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। ब्रिटेन अब दुनिया का इकलौता ऐसा देश बचा है जहाँ कुछ हद तक व्यवस्था बची है, इसलिए वहाँ शरणार्थियों का सैलाब उमड़ रहा है। लेकिन वहाँ की जालिम सरकार उन्हें इंसानों की तरह नहीं बल्कि पिंजरों में बंद जानवरों की तरह रखती है। इसी हताशा और धुएं के बीच थियो को कुछ नकाबपोश लोग किडनैप कर लेते हैं। जब उसकी आंखों से पट्टी हटती है तो उसके सामने उसकी पूर्व पत्नी जूलियन खड़ी होती है। अब वो क्रांतिकारी दल का नेता है। इस बार उसे यहाँ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि उम्मीद है कि वो एक ट्रैवल पास बनवाने में मदद कर सकेगा। चूँकि ब्रिटेन में शरणार्थियों की भीड़ लगातार बढ़ रही थी, इसलिए सरकार ने ऐसी नीतियाँ लागू की थी जिनसे शरणार्थियों को गुलाम बना लिया गया। उसने एक और शरणार्थी को सुरक्षित तट तक पहुँचाया। अगर वो मदद करता है तो उसे 5,000 का इनाम मिलेगा। हालांकि 20 साल पहले वो शांति का समर्थक और एक कट्टर कार्यकर्ता था, लेकिन अब वो सिर्फ शांति से अपनी बाकी की जिंदगी गुजारना चाहता है। ये सुनकर जूलियन ने अपने आदमियों को उसे पैसे देने का आदेश दिया। गाड़ी से उतरने से पहले कमांडर ने उसे एक कुत्ता खोजने वाला विज्ञापन दिया और कहा कि अगर इरादा बदल जाए तो इसे स्टेशन के नोटिस बोर्ड पर लगा देना। शायद उन 5,000 रुपयों के लिए या शायद जूलियन की मदद करने के लिए थियो ने सरकार से जुड़े अपने चचेरे भाई को ढूंढ ही लिया। काम होने के बाद उसने कमांडर से संपर्क किया, लेकिन उसे जो मिला वो एक ज्वाइंट पास था। इसका मतलब था कि अब उसे खुद उस व्यक्ति के साथ जाना होगा। अगले दिन एक बुजुर्ग आदमी वही विज्ञापन लेकर उसके पास आया। वह उस बुजुर्ग के पीछे गया और अपनी पूर्व पत्नी से मिला। वे एक काली कार में सवार हुए जहां उसे एक लड़की को ले जाना था जिसके साथ एक दाई बैठी थी। उस वक्त उसे ये नहीं पता था कि वो लड़की गर्भवती है। वे अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे कि एक जलती हुई गाड़ी ने उनका रास्ता रोक दिया और अनगिनत शरणार्थियों ने कार पर हमला करना शुरू कर दिया। कमांडर ने तेजी से कार पीछे ली, तभी एक मोटरसाइकिल ने उनका पीछा किया और सीधे जूलियन को गोली मार दी। उसने जोर से लात मारकर कार का दरवाजा खोला और मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर गिरा दिया। तब जाकर वे वहाँ से बच निकले। बड़ी मुश्किल से उन शरणार्थियों से पीछा छुड़ाया ही था कि तभी उनका सामना एक पुलिस की गाड़ी से हो गया। मुसीबत अब और बढ़ गई जब पुलिस ने अपनी गाड़ी घुमाई और उनका पीछा करने लगी। कमांडर को कार रोककर चेकिंग के लिए रुकना पड़ा। उसने अपने नकली दस्तावेज दिखाए और फिर जैसे ही पुलिस वालों का ध्यान भटका, उसने मौका संभाल लिया। दाई ने जूलियन को दफना दिया, लेकिन थियो इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। पूरी टीम वापस क्रांतिकारियों के ठिकाने पर आ गई। अब वो इस मामले से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता था और जल्द से जल्द शहर वापस जाना चाहता था। लेकिन कमांडर ने उस पर नजर रखने के लिए अपने आदमी तैनात कर दिए। रात के वक्त दाई उसे एक तबेले में ले गई जहां वो लड़की उससे बात करना चाहती थी। उसने बताया कि जूलियन ने उसे पहले ही सावधान किया था कि अगर हालात बिगड़े तो केवल थियो पर ही भरोसा किया जा सकता है। जूलियन चाहती थी कि थियो ही उसे टुमारो जहाज तक पहुंचाए, लेकिन थियो को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है और वो अब और कुछ सुनना भी नहीं चाहता था। वो इस काम के लिए अब कोई और बड़ी कीमत नहीं चुकाना चाहता था। पर तभी अचानक उस लड़की ने अपनी ऊपरी कमीज उतारी और सामने का नजारा देखकर थियो सन्न रह गया। वो उभरा हुआ पेट और उस पर बने निशान इंसानियत का एक बड़ा करिश्मा थे जो पूरी दुनिया का भविष्य बदलने की ताकत रखते थे। इसी वजह से थियो ने क्रांतिकारियों के साथ रुकने का फैसला किया। लेकिन उस हादसे के बाद वे चारों अब भगोड़े बन चुके थे, जिसे लेकर गुट के लोगों में बहस छिड़ गई कि आगे क्या करना है। कुछ लोग तो उस बच्चे को अपने आंदोलन का हथियार बनाना चाहते थे। थियो ने जब ये सच दुनिया को बताने की बात कही तो उसे समझाया गया कि सरकार शरणार्थियों के साथ बहुत बुरा सलूक करती है। अगर सच बाहर आया तो सरकार बच्चे को छीनकर किसी ब्रिटिश परिवार को सौंप देगी। कमांडर ने तय किया कि फिलहाल लड़की को छिपा देते हैं और बाद में उसे सुरक्षित समुद्र के किनारे पहुंचा देंगे। उस रात थियो की नींद उचटी हुई थी। तभी उसने देखा कि जूलियन को मारने वाला हमलावर अपने घायल साथियों के साथ वहीं मौजूद है। वो कमांडर से उनके इलाज की मांग कर रहा था। थियो ने छिपकर उनकी बातें सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कल जो हुआ वो कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक गहरी साजिश थी। वो चुपचाप बाहर निकला। कीचड़ की परवाह किए बिना वो दीवार के सहारे खिड़की तक पहुंचा ताकि उनकी पूरी योजना सुन सके। उसे ये जानकर धक्का लगा कि जूलियन की हत्या और बच्चे को हड़पने के पीछे असली
मकसद कुछ और ही था। ये सब कमांडर की एक सोची समझी साजिश थी। हकीकत जानते ही थियो तुरंत ऊपर भागा और लड़की को जगाकर उसे सब कुछ सच सच बता दिया। वे उसी वक्त वहाँ से भागने के लिए तैयार हो गए। वे चुपचाप एक कार में जाकर बैठे, लेकिन बदकिस्मती से गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। थियो ने हिम्मत नहीं हारी और ढलान का फायदा उठाकर कार को धक्का देना शुरू किया। 2 गार्ड्स की नजर उन पर पड़ गई और उन्होंने गाड़ी रोकने को कहा। तभी कमांडर भागता हुआ बाहर आया और चिल्लाकर अपने आदमियों को गोली न चलाने का हुक्म दिया, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर उस बच्चे को सलामत चाहता था। गार्ड्स ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। थियो बार बार इग्निशन घुमा रहा था, पर इंजन साथ नहीं दे रहा था। वही मोटरसाइकिल वाला हमलावर तेजी से उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन वो एक बार फिर कार से टकराकर गिर पड़ा। रास्ते में एक पानी के गड्ढे की वजह से कार की रफ्तार कम हो गई, तो थियो को नीचे उतरकर फिर से धक्का देना पड़ा। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। दाई ने कार थियो की तरफ मोड़ी और वे सब क्रांतिकारियों के चंगुल से बच निकले। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढने की थी, जिसके लिए थियो के पास एक बेहतरीन जगह थी। पीछा छूटने का यकीन होने के बाद उसने एक जंगल के पास गाड़ी रोकी। पेड़ों की टहनियों से छिपे हुए रास्ते को साफ कर वे जंगल के काफी अंदर चले गए। वहाँ एक छोटा सा घर था जहाँ थियो का पुराना गुरु रहता था। गुरु ने ये जगह दुनिया के अंत जैसी मुसीबतों से बचने के लिए बनाई थी। थियो और गुरु का रिश्ता बहुत गहरा था, लेकिन जैसे ही गुरु की नजर लड़की के पेट पर पड़ी, वो दंग रह गया। वो लड़की किसी फरिश्ते की तरह लग रही थी जो धरती पर उतर आया हो। अब उनका अगला मकसद एक नाव तलाशना था, ताकि वे समुद्र में जाकर उस खास लोकेशन फ्लोटिंग बॉय तक पहुंच सकें, जहां टुमारो जहाज उनका इंतजार करेगा। यही जहाज उस लड़की और उसके बच्चे को एक सुरक्षित और पाक जगह पर पहुंचा सकता था। गुरु के पास जरूरत का सारा सामान मौजूद था, लेकिन अफसोस कि उस लड़की के लिए वहाँ कोई सही जूते नहीं मिले, बस पहनने के लिए हवाई चप्पलें ही मिल पाईं। गुरु ने शरणार्थी कैंप में काम करने वाले अपने एक दोस्त से संपर्क किया, ताकि वे सीधे वहाँ जा सकें जहाँ से नाव मिलनी थी। उस रात बातों बातों में गुरु ने थियो और जूलियन की कहानी सुनाई। वे दोनों एक शांति मार्च के दौरान मिले थे और उनके इरादे एक जैसे थे, जिसने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम डिलन था, लेकिन एक भयानक बीमारी ने उसकी जान ले ली। बेटे की मौत के साथ ही उन दोनों का रिश्ता भी टूट गया। अगली सुबह अचानक घर में खतरे का सायरन गूंज उठा। कमांडर अपने आदमियों के साथ वहां तक पहुंच चुका था। गुरु ने बिना वक्त गंवाए उन सबको वहां से तुरंत निकलने को कहा, लेकिन खुद वहीं रुकने का फैसला किया, ताकि वो दुश्मनों को उलझाकर बाकी लोगों के लिए भागने का रास्ता साफ कर सके। इस तरह थियो अपनी टीम के साथ वहां से निकल पड़ा। उसने पहाड़ी के पीछे छिपकर देखा कि कमांडर ने उसके गुरु को पकड़ा और उन्हें बेदर्दी से टॉर्चर करने लगा। देखते ही देखते उसके गुरु की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। गुरु की मौत का गम तो था, लेकिन लड़की को सुरक्षित पहुंचाने का मिशन जारी रखना जरूरी था। वे गुरु के बताए हुए ठिकाने पर पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात उस सरकारी अधिकारी गुरु के दोस्त से हुई। थियो ने उसे वो खास कोड वर्ड बताया, तुम एक विद्रोही सुअर हो, यू आर अ फैशिस्ट पिग। शुरुआत में अधिकारी ने उसे अनसुना किया और वहाँ से चले जाने को कहा, लेकिन जब थियो ने फिर से वही कोड वर्ड दोहराया तो उसे यकीन हो गया कि ये वही लोग हैं जिनकी उसे मदद करनी है। आखिर उस ऑफिसर की निगरानी में वे आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। वे शरणार्थी शिविर रेफ्यूजी कैंप के पास पहुंच गए। ऑफिसर ने थियो को समझाया कि कैंप के अंदर एक मूर्ति के पास मारिका नाम की औरत मिलेगी, वही आगे का सारा इंतजाम करेगी। उसकी मदद से वे बस में सवार तो हो गए, लेकिन तभी लड़की को दर्द शुरू हो गया। रात होते होते जब वे मंजिल पर पहुंचे तो लड़की की हालत बिगड़ चुकी थी। इसी दौरान कुछ सैनिक बस में चढ़े, ताकि वे कमजोर और बेकार लोगों को अलग कर सकें। लड़की को पकड़े जाने के डर से दाई ने खुद को खतरे में डाल दिया और सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। उसकी वजह से लड़की बच तो गई, लेकिन बाकी बदकिस्मत लोगों को वहाँ से हटा दिया गया। थियो और लड़की जैसे तैसे कैंप के अंदर दाखिल हुए और मूर्ति के पास मारिका को ढूंढ निकाला। उसने उन्हें छिपने के लिए एक कमरा दिया। अब लड़की का दर्द बर्दाश्त से बाहर था और बच्चा किसी भी वक्त होने वाला था। वहाँ अब कोई दाई मौजूद नहीं थी, इसलिए थियो ने शराब से अपने हाथ साफ किए और खुद उसकी मदद करने की कोशिश की। लड़की की हिम्मत और थियो की कोशिशों के बाद आखिरकार एक बच्चे ने जन्म लिया। ये बच्चा पूरी दुनिया के लिए एक नई उम्मीद की किरण था। अगली सुबह ऑफिसर ने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया और उन्हें तुरंत वहाँ से निकलने को कहा। उसने आगाह किया कि कैंप में बगावत शुरू हो गई है और सेना जल्द ही इस पूरी जगह को तहस नहस कर देगी। अफरातफरी के बीच मारिका का कुत्ता बार बार उस लड़की को परेशान करने लगा। कुत्ते को भगाते समय गलती से बच्चे का चेहरा सामने आ गया। ऑफिसर की नजर उस पर पड़ी और उसने हैरानी से लड़की के कपड़ों को हटाकर देखा। थियो ने उससे मिन्नत की कि वो उन्हें एक नाव ढूंढने में मदद करे। ऑफिसर तुरंत मान गया और उन्हें फौरन निकलने को कहा, लेकिन मारिका बार बार उनका रास्ता रोककर कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। तभी ऑफिसर का असली चेहरा सामने आया। उसने अपनी बंदूक निकाली और फर्श पर गोली चला दी। दरअसल उसने टीवी पर उन दोनों का इनाम वाला विज्ञापन देख लिया था। वो वहाँ उनकी जान बचाने नहीं बल्कि लालच में उन्हें पकड़ने आया था। उसने शोर मचा रही मारिका को मारकर गिरा दिया और बच्चे को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करने लगा। खुशकिस्मती से मारिका की बहादुरी की वजह से वे दोनों वहाँ से भागने में कामयाब रहे। थियो ने दीवार पर एक नाव का चित्र बनाकर इशारा किया कि उन्हें कहाँ जाना है। मारिका समझ गई और उन्हें लेकर आगे बढ़ी। गोलियों और बगावत के बीच से होते हुए वो थियो को लेकर एक पुरानी बैंक की
इमारत तक पहुंच गई। वहां उनकी मुलाकात एक सम्मानित बुजुर्ग से हुई जो बच्चे को देखकर दंग रह गए। उस सुरक्षित जगह पर लड़की को थोड़ी देर के लिए सुकून मिला और थियो को आखिरकार पहनने के लिए जूते मिल गए। इसी बीच बाहर सड़कों पर सेना दंगाइयों को कुचलने के लिए उतर चुकी थी। थियो और उसकी टीम नाव की तलाश में आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही उनका गाइड गटर का दरवाजा खोलने लगा, विद्रोहियों के एक गुट ने उन्हें घेर लिया। कमांडर और उसके क्रांतिकारी साथी भी शरणार्थी कैंप तक पहुंच चुके थे। उन्होंने लड़की को अपने कब्जे में ले लिया और आदेश दिया कि थियो को थोड़ी दूर ले जाकर खत्म कर दिया जाए, क्योंकि वे बच्चे के सामने खून खराबा नहीं करना चाहते थे। लेकिन तभी सेना ने अचानक हमला बोल दिया और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। थियो ने मारिका को सुरक्षित जगह पहुंचाया और फिर अकेले ही कमांडर का पीछा करते हुए एक बड़ी इमारत में जा घुसा। वो जगह दुनिया भर के दुखी और बेसहारा शरणार्थियों से भरी हुई थी। थियो ने बच्चे के रोने की आवाज का पीछा किया और आखिरकार लड़की तक पहुंच गया। वहां कमांडर बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद हार मानने को तैयार नहीं था। जैसे ही थियो ने लड़की को वहां से ले जाने की कोशिश की, कमांडर ने अपनी बंदूक उनकी तरफ तान दी। अफराद फरी का फायदा उठाकर थियो लड़की को लेकर वहां से भाग निकला। हार मान चुके कमांडर ने उन पर आखिरी हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक जोरदार धमाके ने उसकी जान ले ली। युद्ध के उस मैदान में गोलियों की गूंज से कहीं ज्यादा तेज बच्चे के रोने की आवाज थी। उसे सुनकर लोगों का दिल पसीज गया और वे सब हाथ बढ़ाकर उस नन्हे करिश्मे को रास्ता देने लगे। विद्रोही लड़ाके जिन्हें सेना ने इमारत के अंदर घेर लिया था, जैसे ही उनकी नजर उस मासूम बच्चे पर पड़ी, उन्होंने अपनी राइफलें नीचे झुका ली। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। अपनी बंदूकें नीचे करो, गोलाबारी बंद करो, रुको, अभी रुक जाओ। उस पल के लिए पूरी जंग थम गई और सब उस उम्मीद की किरण को सुरक्षित जाते हुए देखने लगे। जैसे ही बच्चा लड़ाई के दायरे से बाहर निकला, जंग एक बार फिर शुरू हो गई। थियो ने मारिका से मुलाकात की और गटर का दरवाजा खोलकर आखिरकार उन सबको उस छोटी नाव तक पहुंचा दिया। पानी की लहरों के साथ बहते हुए वे शहर से बाहर निकल आए। घनी धुंध की परतों को पार करते हुए थियो आखिरकार उस खास लोकेशन फ्लोटिंग बॉय तक पहुंच गया जहां उन्हें इंतजार करना था। इसी बीच दो लड़ाकू विमान उनके सिर के ऊपर से गुजरे और देखते ही देखते पूरे शरणार्थी कैंप को बमबारी करके मलबे में तब्दील कर दिया। अचानक लड़की की नजर नाव के निचले हिस्से पर पड़ी जो खून से लाल हो चुका था। उसे लगा कि उसे गोली लगी है, लेकिन हकीकत में थियो जख्मी था। अपनी जान की परवाह किए बिना थियो ने उसे हिम्मत बंधाई और कहा कि चाहे जो हो जाए, हमें हार नहीं माननी है। उसने उसे यकीन दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। बच्चा लगातार रो रहा था। थियो समझ गया कि शायद उसके पेट में गैस की वजह से दर्द है। उसने बड़ी कोमलता से लड़की को सिखाया कि बच्चे को डकार कैसे दिलवाते हैं और उसे आराम कैसे पहुंचाते हैं। उस पल थियो को अपने बेटे डिलन के साथ बिताए वो खूबसूरत दिन याद आ गए। तभी लड़की ने मुस्कुराकर कहा कि वो अपनी बच्ची का नाम डिलन रखेगी। थियो के लिए ये एक बेहद भावुक पल था, क्योंकि उसके बेटे का नाम अब उस नन्ही जान के जरिए हमेशा के लिए अमर होने जा रहा था। थियो ने एक हल्की मुस्कान के साथ अपनी आंखें मूंद ली और इस दुनिया से अपना मिशन पूरा कर विदा ली। आखिरकार उस लड़की को उम्मीद की किरण नजर आई। भविष्य का प्रतीक टुमारो जहाज धुंध को चीरता हुआ उनके करीब आ पहुंचा। इसके साथ ही ये फिल्म खत्म होती है। शायद आपने गौर किया होगा कि पूरी यात्रा के दौरान थियो के पास पहनने के लिए सही जूते नहीं थे। ये दरअसल एक धार्मिक संकेत, रिलीजियस मेटाफोर की तरह है। अगर धार्मिक पहलुओं को किनारे रख दें तो भी ये फिल्म गहरे दर्शन और निर्देशक की अपनी खास विचारधारा से भरी हुई है। इसमें हकीकत से जुड़ी कई कड़वी सच्चाइयों को बड़ी खूबसूरती से बुना गया है। जैसे जब विद्रोही कमांडर को पता चला कि बच्चा एक लड़की है तो उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखी। उसके बाद उसे बच्चे की सलामती की कोई परवाह नहीं रही और उसने लड़की पर गोली चलाने में जरा भी झिझक नहीं दिखाई। हर कोई चाहता था कि इंसानियत की आखिरी उम्मीद बची रहे, लेकिन कड़वा सच ये है कि वो उम्मीद भी इंसानों के बीच की जंग को हमेशा के लिए नहीं रोक सकी।